Hello to all, welcome to Zero Academy. Today we will discuss about the change of order of integrations. अगर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है और वो भी डबल इंटीग्रेशंस, जब डबल इंटीग्रेशन जब देता है जहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेटर हो जाते हैं dx एंड dy, जब हमें इंटीग्रेट करना होता है तो उसका एक फिक्स पैटर्न होगा पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए कि हम सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में उसको फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे। उस ऑर्डर को चेंज करना मीन्स सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड, वो कहलाता है हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस। कभी कभी कुछ ज्योमेट्री ऐसे दिया जाता है जहां पर जैसा एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया है वैसा उसको इंटीग्रेट करना आसान नहीं होता, तो हम वहां पर ऑर्डर चेंज कर देते हैं और उससे फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करना या उसका एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस। सबसे पहले यदि हमें इंटीग्रेशन दिया गया है वो भी डबल किसी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड dy, सबसे पहले हम समझेंगे इसके स्ट्रिप के बारे में और लिमिट के बारे में। यदि हमें डबल इंटीग्रेशन दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड dy, तो यहाँ पर हमें इसके रिस्पेक्ट में इसका हमें लिमिट दिया जाएगा। एक लिमिट जो यहाँ पर मिलेगा वो कांस्टेंट होगा c1 एंड c2, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लिमिट मिलेगा वो यदि होगा फंक्शन ऑफ x, सपोज दैट यदि ये फंक्शन ऑफ x मिलता है, मतलब ये x के टर्म में ये लिमिट मिलता है, इसका मतलब डेफिनेटली ये लिमिट होगा y का। इस बात को अच्छे से समझिए। अगर लिमिट में जो यहाँ जो लिमिट दिखता है यदि वो x वाला दिखाई देता है, इसका मतलब वो लिमिट होगा y का। अगर ऐसा कंडीशन है तब उस डायग्राम में जो स्ट्रिप बनता है, जो कैलकुलेशन के लिए जो हम स्ट्रिप यूज करते हैं, वो स्ट्रिप होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अगर स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्स होगा तभी उसका लिमिट जो है वो फंक्शन ऑफ x होगा, और उसी केस में हम सबसे फर्स्ट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। सेकंड, यदि मैं कहूं कि मान लीजिए इंटीग्रेशन हमें ऐसा दिया है c1 एंड c2 इंटीग्रेशंस, अगर यहां पर फंक्शन ऑफ y देता है लिमिट, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आगे लिखा है और कौन सा पीछे लिखा है, मीन्स dx पहले लिखा है या dy बाद में लिखा है, डजंट मैटर। आप यहां पर देखिए जो लिमिट अगर डबल इंटीग्रेशन है तो एक आपको कांस्टेंट वाला मिलेगा और दूसरा हमेशा फंक्शन वाला मिलेगा। जरूरी नहीं हर बार फंक्शन वाला मिले, हो सकता है दोनों आपको कांस्टेंट वाला मिले, लेकिन आपको चेंज ऑफ ऑर्डर में जो होगा वहां पर एक फंक्शन वाला ही मिलेगा। अब अगर इसका लिमिट फंक्शन ऑफ y हुआ, मतलब y के टर्म पे हुआ, सपोज दैट y² + 2 y/2, कुछ भी ऐसा जो y के टर्म पे मिलता है, देन डेफिनेटली ये लिमिट होगा x का। और यदि फंक्शन ऑफ y वाला लिमिट x का है तो इस कंडीशन में स्ट्रिप जो बनता है वो हमारा पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। और स्ट्रिप जिसके पैरेलल होता है, स्ट्रिप जिस एक्सिस के पहले होता है उसी के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता है उस टोटल फंक्शन का। क्लियर है? स्ट्रिप की बात हमने किया। स्ट्रिप जिसके पैरेलल होगा, जिस एक्सिस के पैरेलल होगा, उसी एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका पहले इंटीग्रेशन होगा और उसका ही जो फंक्शन, उसका ही जो लिमिट होगा वो फंक्शन के टर्म पे होगा। अगर y का लिमिट दिया है तो x के टर्म पे होगा, यदि x का लिमिट दिया है तो y के टर्म पे होगा। ये बातें समझ में आता है? क्योंकि यदि ये बात समझ में आता है तो जो क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसको देखते साथ ही हम बता पाएंगे कि उस केस में स्ट्रिप किसके पैरेलल होगा और कौन सा लिमिट किसका होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्ट्रिप है
क्योंकि स्ट्रिप की लंबाई में हमेशा चेंजेस आता है, इस बात को भी यहीं पर समझ लीजिए कि स्ट्रिप के लेंथ में चेंज होता है, लेंथ में होता है, इसके विड्थ पे नहीं होता। मीन्स जिस पर चेंजेस होता है, जिसमें चेंजेस होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो लिमिट है वो फंक्शन वाला मिलता है। जिस पर चेंज नहीं होता उसका लिमिट कांस्टेंट वाला मिलता है। मतलब अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये इसका लंबाई हुआ। अगर चेंजेस इसके लंबाई में होता है, इस लंबाई में चेंजेस होता है, इसका मतलब जो लिमिट है वो किसका मिलेगा, हमको x का मिलेगा इन द टर्म्स ऑफ y, जबकि इसका मोटाई हमेशा बराबर रहेगा। मोटाई किसको दर्शा रहा है, y एक्सिस को, इसलिए लिमिट ऑफ y जो होगा वो कांस्टेंट मिलेगा। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी टेक एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस, एंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू double integrations from 0 to 1 and x squared to 2 minus x, function is xy with respect to dx and dy। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई बीच में फंक्शन होगा, ये चेंज होता रहेगा, लिमिट चेंज होता रहेगा, और क्वेश्चन में बोला गया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको देख के हमें सबसे फर्स्ट हमारे दिमाग में जो आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये किस तरीके का इंटीग्रेशन है। मीन्स यहां पर लिमिट किसका है और कौन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये देखते साथ आपको इनमें से ये कौन सा होगा ये समझ में आ जाना चाहिए। इसके हिसाब से यदि हम देखें तो यदि ये लिमिट x वाला है, x के टर्म पे है, देन डेफिनेटली ये लिमिट है y का। और अगर ये y का लिमिट है या तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट वाला होगा ये होगा x का लिमिट। यहां तक क्लियर। अब जब हम जानते हैं जिसका फंक्शन वाला लिमिट होता है, इसका मतलब यहां पर स्ट्रिप जो बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। और जब स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस होता है तब हम फर्स्ट इंटीग्रेशन इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं। मीन्स जिसका फंक्शन वाला लिमिट दिया जाएगा उसी के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद जो जिसका कांस्टेंट वाला लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है। क्वेश्चंस अगर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना होता तो बाय फॉर्मूला जो हम जानते हैं पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें एंड देन x के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इसके ऑर्डर को बदलना है। अब ऑर्डर बदलने का मतलब क्या है, अभी पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, y के, फिर इंटीग्रेट होगा x के। तो क्वेश्चन कहता है कि आप इसको ऐसा बनाओ कि पहले इंटीग्रेशन हो वो x के रिस्पेक्ट में और उसके बाद इंटीग्रेट हो वो y के रिस्पेक्ट में। और जब भी आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हम चेंज करेंगे तो इसका पोजीशन हमें चेंज करना होगा, चाहे कोई भी आगे पीछे लिखा रहे हमें उसको चेंज करना ही पड़ेगा। अगर dy dx लिखा होगा तो हम उसको dx dy कर देंगे, मीन्स इसको इस तरीके से, और अगर ऐसा लिखेगा तो उसको इस तरीके से चेंज करेंगे। तो इसमें हमारा करना क्या है, अभी जो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट हो रहा है उसे हमें अब x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कराना होगा। और हम जानते हैं कि यदि x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कराना है, इसका मतलब स्ट्रिप कहां चाहिए, हमें पैरेलल टू x एक्सिस चाहिए। स्ट्रिप जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तभी, जब स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस होगा तभी लिमिट ऑफ x जो है फंक्शन ऑफ y मिलेगा। जैसे कि जब y का स्ट्रिप था पैरेलल टू y था तो इसका जो लिमिट है वो फंक्शन ऑफ x मिला। तो जब चेंज करेंगे तो लिमिट ऑफ x जो होगा वो फंक्शन ऑफ y होगा, मतलब y के टर्म पे मिलेगा।
तो ये सारा एनालिसिस तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के बाद ही समझ में आ जाता है। तो हमारा काम क्या रह गया? पहला, जब आप इतना काम कर लेंगे उसके बाद आपको करना होगा इसका कर्व ड्रॉ करना। जो आपको डायग्राम जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कर्व डायग्राम स्केच जो है, जो हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसका हम कर्व ड्रॉ करेंगे एंड उसके बाद हम उसका लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट फाइंड करने के लिए आपको कर्व ड्रॉ करना ज़रूरी है। आप ये कर लिए, उसके बाद लिमिट हम फाइंड करेंगे और जब लिमिट फाइंड हो जाएगा देन उसके बाद डायरेक्ट तीसरा स्टेप जो होगा वही होगा हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। सॉरी, मैं बार बार इक्वेशन कह दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और जब हम ये काम करेंगे उसके बाद जो भी आपका इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे, करने से आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही काम करना है हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं। A strip is parallel to y-axis and limit for y is equals to 2 minus x and y is equals to x square, and similarly limit for x is equals to 0 and x is equals to 1. By using above data we plot a graph which is first y is equals to x square. Y is equals to x square, it is the equation of a parabola. Therefore we plot a parabola symmetry about y-axis and second one is y is equals to 2 minus x. It is a linear equations, therefore it is a equation of a straight line and it should be plotted as y is equals to 2 minus x. This is the x-axis, this is y-axis. We know that in x-axis value of y is always 0 and in y-axis the value of x is always 0. Therefore x-axis is also known as y is equals to 0 line and y-axis is known as x is equals to 0 line, and this is the origin O. अब हमें यह पता करना है कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया जब भी दो लाइन जो होगा उसका आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा तो एक इक्वेशंस के वैल्यू को दूसरे वाले में पुटअप करना होता है। इसका लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0, तो इस वाले लाइन के इक्वेशन में x की जगह पे 0 रख दीजिए तो y इक्वल्स टू निकल जाएगा 2। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा और y का वैल्यू होगा 2। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का है, तो यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू को पुट अप करेंगे। सपोज दैट हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, इसमें y की जगह पे ये वैल्यू पुट अप करें तो ये मिलेगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ पर जो वैल्यू मिला है, जो इक्वेशन जो मिला है, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा x की वैल्यू के लिए, और वो मिलेगा हमें सिंप्लीफाई करके x इक्वल्स टू 1 एंड पुटिंग x value of x in any of this equation we get y is equals to also 1. So point of intersection is 1 comma 1 0. Let us take it as a and this is b. So here area under the curve, area bounded by the curve, कौन कौन से कर्व की बात कर रहा है, ये दोनों कर्व जो ये दोनों मिला, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं x इक्वल्स टू 0 लाइन ये हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 1 लाइन,
x इज इक्वल्स टू 1 लाइन, यहाँ पे ये वाली लाइन हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 लाइन। तो कुल मिलाकर देखें तो इन चारों से सैडेड पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन, ये जो बीच में ये जो दिख रहा है यही हमारा बॉन्डेड एरिया होगा जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, बॉन्डेड रीजन होगा जिसका हमें एरिया फाउंड करना, पता करना है। अब देखिए अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें स्ट्रिप बन रहा था पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्ट्रिप जो बनता वो ऐसा होता, ये होता क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा दिया हुआ है। और आपको पता है कि स्ट्रिप को हमेशा यूनिफॉर्म वे पे मूव कराना होता है, मतलब ये स्ट्रिप ऐसा रहेगा और ये आराम से घूमता हुआ यहाँ तक चला जाएगा। इससे क्या होगा, इसकी लंबाई जो है उसमें चेंजेस आएगा, लंबाई बढ़ता जाएगा, फिर वापस लंबाई कम होता होता यहाँ तक आ जाएगा, मीन्स यूनिफॉर्म मूवमेंट हो रहा है। ये केस है जो अभी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका। जब हमें ऑर्डर चेंज करना होगा, मतलब हमें क्या करना है, इस स्ट्रिप को चेंज करना है। अभी पैरेलल टू जो y है उसको पैरेलल टू x एक्सिस करना है, मीन्स इसको हटा के हमें यहां पर करना है पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा। अब देखिए मैंने कहा स्ट्रिप हमेशा स्मूथली मूव करना चाहिए। ये स्ट्रिप जो है अगर आप यहां से इसको मूव कराते हो, मान लीजिए ये स्ट्रिप यहां से छोटा होकर बड़ा होता 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 आएगा और जब यहां पे आएगा, सिंपली आप इमेजिन कीजिए क्या ये यहां पे आने के बाद से फिर नीचे जा पाएगा, नहीं, इसलिए क्योंकि यहां पे ये कर्व ये जो है शार्प एज बनाता है, ये कुछ ऐसा ये बना रहा है, शार्प एज होने के कारण यहां पे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रिप है वो यहां पे आके फंस जाएगा। तो कभी भी कर्व में शार्प एज मिला, कभी भी नुकीला वाला सरफेस मिला, तो वहां से स्ट्रिप मूव नहीं करता। इस बात को दिमाग में डालिए कि जब भी कभी आपको शार्प एज मिलेगा स्ट्रिप मूव नहीं करेगा। तो उस केस में हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। अगर ऐसे और भी शार्प एज होते, जितने जरूरत पड़ता उतने भाग में हमें इसको डिवाइड करना पड़ता। अभी फिलहाल हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। मान लीजिए इसको हम बोलते हैं डी। अब हमारे पास दो रीजन हो गया, एक ओ डी बी ये वाला रीजन और दूसरा डी बी ए ये वाला रीजन। यहां पर जो होगा, अगर मैं यहां पे एक स्ट्रिप बनाऊं, ये स्ट्रिप ये आराम से जीरो से ये डीबी तक जाएगा और वापस डीबी से जीरो तक आएगा। सिमिलरली ये जो स्ट्रिप है वो भी ए से लेकर यहां तक आएगा और ऊपर तक जाएगा। मतलब अब ये जो स्ट्रिप है वो स्मूथली मूव करेंगे। तो हमें एक जो रीजन था उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ गया। तो हमारे पास दो रीजन जो मिले वो ये है, रीजन ए बी डी एंड सेकेंड इज रीजन डी बी ओ। ये दो क्षेत्र मिल गए हमें। अब हमें इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग इसका लिमिट फाइंड करना होगा। पहला काम मैंने आपको बताया था कि आप तो पहले ये पहचाने, दूसरा क्या था, डायग्राम बनाना, तीसरा काम क्या होता है, इसका लिमिट फाइंड करना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट फाइंड करना, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, इस स्ट्रिप के लिए लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। मैंने कहा लिमिट जब भी आपको फाइंड करना होता है, जैसे कि स्ट्रिप मैंने इतना बड़ा बनाया है तो इसकी मोटाई अगर मैं इसमें मूव करूंगा तो मोटाई में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेस आएगा इसके लेंथ में कम ज्यादा होगा। और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, इन दोनों लाइन के हिसाब से। अगर इस स्ट्रिप का अगला हिस्सा बोलूं तो ये आगे साइड होगा और ये पीछे साइड होगा, मतलब ये लोअर लिमिट को दर्शाएगा और ये अपर लिमिट को दर्शाएगा। तो ये वाली कौन सी रेखा है, x इज इक्वल्स टू जीरो लाइन, ये x इज इक्वल्स टू जीरो लाइन है। तो स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हम यदि लिमिट ऑफ x देखें तो लोअर लिमिट की बात करेंगे तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा जीरो, एंड अपर लिमिट की बात करें इस रीजन के लिए, यदि अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट किस पे डिपेंड करेगा, इस इक्वेशन पे। और इस इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। तो x की तो वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल्स टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा 2 माइनस वाई। तो ये क्या हो गया हमारा अपर लिमिट। अब ये तो है x का, अब मैं y की बात करूं, y मतलब ऊंचाई,
ऊंचाई, तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जा रहा है। ये इसका निचला हिस्सा, ये इसका अपर हिस्सा। निचला हिस्सा मतलब ये कौन सा पॉइंट है, 1 वाला है, y की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और कब तक जा रहा है, y की वैल्यू 2 तक। तो हम बात y की करें तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा, लोअर लिमिट फॉर y इज 1 एंड अपर लिमिट फॉर y इज 2। ये हो गया हमारे रीजन ए बी डी के लिए। अगर हम रीजन डी ओ बी के लिए देखें, सेकेंड स्ट्रिप की बात करें, यहां पर x का यदि हम वैल्यू देखें, क्योंकि इसका भी लंबाई चेंज होगा और ये लंबाई चेंज होने के कारण ये तो इसके हिसाब से होगा, और ये क्या है हमारा x इक्वल्स टू 0 लाइन। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगा 0, ये हो जाएगा इसका लोअर लिमिट। और अपर लिमिट की बात करें तो अपर लिमिट इस वाले कर्व पे डिपेंड करेगा, इस पर, और यहां से यदि हम x की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y। हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। और यदि हम y की बात करें तो लोअर लिमिट ऑफ y का लिए 0 होगा और अपर लिमिट 1 होगा, और अपर लिमिट की बात करें तो ये हो जाएगा 1। ये समझ में आया आपको कि किस तरीके से हमने इसका लिमिट फाइंड किया। y का वैल्यू यहां पे 0 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि स्ट्रिप जब भी मूव करता है, जिसमें चेंजेस आता है उसके कर्व के हिसाब से निकालते हैं। लेंथ में चेंजेस आता है, या आप सीधा रट लीजिए, हमेशा जैसा उसका लेंथ होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका जो वैल्यू है वो फंक्शन वाला मिलेगा, और जो चौड़ाई वाला एरिया जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट वाला मिलेगा, क्योंकि चौड़ाई में चेंजेस नहीं होता, स्ट्रिप के चेंजेस किस में होता है, केवल लंबाई में। इसलिए ये आपको मिल गया दोनों का लिमिट। जब लिमिट मिल गया तब हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है i इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एंड एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये हमारा गिवन क्वेश्चन था। तो आप लिखिएगा यहां पर ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। चलिए हम आगे से लिखते हैं। जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तब ये हो जाएगा, फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये dx dy का ऑर्डर चेंज होगा तो ये हो जाएगा dy dx। ये जैसा भी लिखा रहेगा उसके सीक्वेंस को हमें पलट देना है। अब इसका लिमिट की बात करेंगे। हमेशा जब आप लिमिट लिखोगे तो कांस्टेंट वाले को बाहर में लिखना। अब इसके इंटीग्रेशन, इस टोटल के इंटीग्रेशन के लिए हमें तो 2 रीजन देखने पड़े थे, तो इसका मतलब इसके लिए अलग सा इंटीग्रेशन और इसके लिए अलग सा इंटीग्रेशन। तो हम बात करेंगे तो यहां पर एक इंटीग्रेशन किसके लिए होगा, फॉर रीजन ए बी डी के लिए, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन होगा इसी सेम फंक्शन का इन द रीजन डी बी ओ, इस सेकेंड वाले रीजन के लिए। तो हमें इसका एरिया प्लस इसका एरिया दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दिस मच इक्वल्स टू, फर्स्ट वाले के लिए, इस वाले रीजन के लिए हमको लिमिट दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट लिमिट, दैट इज 1 to 2 फॉर y एंड लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 to 2 माइनस y फॉर x y dy dx, प्लस डबल इंटीग्रेशन। इस रीजन के लिए यदि हम देखेंगे तो हमें मिलेगा 0 to 1 एंड सेकेंड के लिए हमें मिलता है फ्रॉम 0 to अंडर रूट ऑफ y। फंक्शन है एक्स वाई, ऑर्डर चेंज होने के बाद हो गया है dy dx। ये था चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन था जिसका हमने अब ऑर्डर चेंज कर लिया। जो इसका स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस था, अब हमने उसको पैरेलल टू x एक्सिस कर लिया, और उसके चलते हमारा जो लिमिट है वो चेंज हो गया। हमारा जो एरिया था, एग्जैक्ट एरिया वही है, मीन्स इतने को जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आंसर इतने को इंटीग्रेट करने से भी आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जरूरत क्यों पड़ रहा है हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का। अगर मान लो क्वेश्चन मुझे ऐसा निकालना होता, देखिए मुझे यहां पे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, 2 बार इंटीग्रेट करके निकालूंगा तब मेरा आंसर आएगा। तो अगर क्वेश्चन जरूरत, अगर मान लो मेरी ऐसा होता तो मैं ऐसा ना करके इसको चेंज करता, इसका ऑर्डर चेंज करता और मैं पहुंचता यहां पे, और इसकी मदद से बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर कैलकुलेट करता। चूंकि आपको सिखाना है इसलिए हम यहां से यहां जा रहे हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकल लाइफ में यदि हमें एरिया कैलकुलेट करना होता तो हम क्या कोशिश करते हैं, यहां पे हमेशा स्ट्रिप पैरेलल टू y लेते, मीन्स ये वाला कंडीशन लेते, ताकि कम समय में हमको इसका आंसर मिल सके।
तो सारा कॉन्सेप्ट, सारा सिनेरियो क्लियर हो गया। अब सिर्फ रह गया आपका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो ये नियम तो आप बचपन से जानते हो, तो बस अप्लाई कीजिए इंटीग्रेशन का रूल और आपका आ जाएगा। इंटीग्रेशन से सिंप्लीफाई करने पर सबसे फर्स्ट आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई एज अ कांस्टेंट होगा, क्योंकि आप उसी का इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो एक्स के अलावा कोई और चीज़ जो होगा वो तो उसके लिए एज अ कांस्टेंट होता है, तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, डी वाई भी कांस्टेंट है, ये छूट जाएगा तो रह क्या गया एक्स। तो एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसके लिए आपको लिमिट दिया हुआ था फ्रॉम 0 to 2 माइनस वाई। इसके लिए सेकंड की बात करें तो इसके लिए लिमिट है 0 to 1। सेम केस यहाँ पर भी होगा, वाई डी वाई कॉन्स्टेंट छूट जाएगा तो रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसके लिए आपको लिमिट दिया हुआ है फ्रॉम 0 to अंडर रूट ऑफ वाई। सिंप्लीफाई करेंगे 1 से 2, ये जो वैल्यू है यहाँ पर हम अपर लिमिट पहले पुटअप करते हैं फिर लोअर लिमिट, तो ये मिल जाएगा। इसकी जगह पर रखने पर 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये 2 है कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल देंगे, और ये इसके साथ है y इंटू डी वाई प्लस यहाँ पर ये जो 2 है 1/2 कॉमन निकाल देंगे। इंटीग्रेशन के साथ ये है y और इसकी जगह पे इसको पुटअप करेंगे तो अंडर रूट वाई का स्क्वायर y मिलेगा और ये वाला y करके y स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई। लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। अब ये आके रह गया हमारा सिंगल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, और सिंगल इंटीग्रेशन का वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है ये आपको अच्छे तरीके से आता है, और वो हमें मिलेगा सिंप्लीफाई करके 1/6 प्लस 5/24 विच इज इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/8 यूनिट, या फिर आप बोल सकते हो स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट पर्टिकुलर तब बोलते हैं जब क्वेश्चन में आपको एरिया के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर केवल चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बोलेगा, जब वहां पे एरिया का जिक्र नहीं करता है तो फिर यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हमारा आंसर हो गया 3/8। आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करके देखिएगा, आपका आंसर तब भी आएगा 3/8। तो ये था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चंस को देख के स्ट्रिप के बारे में पता लगाना और डायग्राम से उसके वापस लिमिट को निकालना। यदि ये आपको समझ में आता है तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशंस जो हैं आपसे आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। यदि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में इसी तरीके के किसी भी टॉपिक पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शंस में जो टेलीग्राम का लिंक है आप वहाँ पे आइए और मैथ से रिलेटेड किसी भी तरीके के सवाल आप हमसे कीजिए, हमें खुशी होगा आपका जवाब देने पे। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।